हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो लॉ मेकर ने चैप्टर बनाया उसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके अंदर अभी जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ वो है जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96 से लेके 122। तो ये केवल एमसीक्यू नहीं है, इसके द्वारा मैं आपको पूरा कंप्लीट रिविजन कराने वाला हूँ। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यू टू मैनेजमेंट डिस्प्यूट फ्लो राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड कुड नॉट हेल्ड इट्स करेंट एजीएम एट द लेटेस्ट ड्यू डेट। एजीएम कंपनी कर नहीं पाई है और इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वेन द एजीएम। एजीएम कॉल करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो आपको एक ऑप्शन दिया गया कि हम एनसीएलटी के पास जा सकते हैं और एंड सीक डायरेक्शन फॉर कॉलिंग एजीएम आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो यहाँ पे कुल मिला के कॉन्सेप्ट है, सेक्शन नंबर 97 का लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 97 का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एजीएम कॉल करना में डिफॉल्ट हो गया है, मतलब टाइम खत्म हो चुका है और एजीएम कॉल नहीं हो पा रही है, तो कंपनी का कोई भी मेंबर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है एजीएम कॉल करने के लिए। फिर एनसीएलटी जो है वो एजीएम कॉल करेगा या कॉल करने का डायरेक्शन देगा और वहां पर पूरे के पूरे जो डायरेक्शन है ना, वो एजीएम कॉल कैसे होगा, कंडक्ट कैसे होगा, ये सब कौन करेगा, एनसीएलटी। तो उसके बेस पर अपने को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए देखो क्या बोलता है, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी एंड सीक डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी भी ऑप्शन देख लो। ये बोला है कि ऐसा मेंबर जिसके पास 1% का शेयर कैपिटल है, लॉ में ऐसा कोई कुछ भी नहीं लिखा है। एक अकेला मेंबर भी अगर अप्लाई करेगा तो एनसीएलटी को एजीएम कॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए बाकी ऑप्शन के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड पासिंग ऑफ ओआर। देखो बेटा, जो ओआर का लॉ है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 114 में दिया हुआ है। जनरल मीटिंग में दो टाइप के रिजोल्यूशन पास हो सकते हैं, एक होता है ओआर और एक होता है एसआर। तो आपको बोला है कि कौन से मैटर के लिए ओआर पास करना है। तो पहला लिखा है टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अपने नाम को बदलना चाहती है तो सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होगा, चेंज ऑफ नेम, और चेंज ऑफ नेम के लिए एसआर पास करना पड़ता है। सेकंड नंबर है टू अल्टर द आर्टिकल, यहां पे सेक्शन 14 एप्लीकेबल होता है और यहां पर भी एसआर है, एसआर पास करके आर्टिकल को बदल सकते हैं। टू रिड्यूस द कैपिटल, ये 66 का लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है तो तीन तरीके होते हैं 66 में, और वहां पर भी एसआर है। तो आंसर क्या आएगा, टू डिक्लेयर डिविडेंड। ये सेक्शन नंबर 123 में लिखा हुआ है कि कंपनी अगर डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहती है उसके लिए ओआर पास करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, केवल एमसीक्यू नहीं है, ये पूरा पूरा अपना लीगल कॉन्सेप्ट भी आपका वापस से रिवीजन होगा एमसीक्यू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में बोला है कि अ रिजोल्यूशन शैल बी एसआर, एसआर पास होगा इफ द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन आर नॉट लेस देन ब्लैंक द नंबर ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट। एकदम सिंपल है। अगेन सेक्शन नंबर 114 ओआरएसआर के बारे में, एसआर कब पास होगा, जब जितने वोट अगेंस्ट में पड़े उससे 3 गुना वोट अगर फेवर में पड़ेंगे तो एसआर पास हुआ माना जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 3 टाइम्स। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर है, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल फाइल विद द आरओसी अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ ईच एजीएम विद इन एक यहां पे टाइम लिमिट आपको कैलकुलेट करना है, कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। तो यहां पर सेक्शन नंबर 121 में एक क्लॉज लिखा हुआ है कि कंपनी जब एजीएम कंक्लूड करती है उसके 30 दिन के अंदर एजीएम की एक रिपोर्ट फाइल करती है आरओसी को, उसमें बताती है कि एजीएम प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब के बारे में एक रिपोर्ट है। तो यहां पर आंसर आ गया 30 डेज। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एजीएम ऑफ द कंपनी नीड टू बी कॉल। एजीएम बोलता है 21 दिन की नोटिस के लिए होना चाहिए, लेकिन शॉर्टर पीरियड की नोटिस दे सकते हैं। तो यहां पर देखो सेक्शन नंबर 101 का पहले प्रोविजन याद करो, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 101 बोलता है कि 21 क्लियर डेज की नोटिस होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एजीएम की शॉर्टर पीरियड की नोटिस देना चाहते हो, 21 दिन से कम पीरियड के एजीएम बुलाना चाहते हो, तो वो हो सकता है अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर का कम से कम 95% ऑफ द मेंबर अपनी कंसेंट दे। तो यहां पर एजीएम की बात हो रही है, ये देखिए साफ साफ लिखा है एजीएम, और शॉर्टर नोटिस के केस में कितने परसेंट मेंबर एग्री होने चाहिए, 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है, सुपरटेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड हैज 120 मेंबर। एक कंपनी के 120 मेंबर है, सबको नोटिस दी गई, 20 मेंबर डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो 120 मेंबर हैं, उसमें से 20 मेंबर तो मीटिंग अटेंड ही नहीं किए, मतलब मीटिंग में कितने आए, 100 लोग। आगे रिमेनिंग 100 में से 20 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अच्छा जी, 20 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो ये टोटल 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया, 80 लोगों ने दिया। आगे
हाउ मेनी मेंबर्स शुड वोट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन टू पास एसआर। आपको बोला है कि एसआर पास करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, तो हम लोग को मालूम है सेक्शन नंबर 114 में लिखा है कि देखो जितने मेंबर नहीं आते उनको भूल जाओ, 20 तो आए नहीं भूल जाओ, 100 मेंबर है, 100 में जो वोट नहीं देते उनको भी भूल जाओ। तो वोट कितने लोगों ने दिया, 80। अब ये जो 80 लोगों ने वोट दिया उसके 3/4 या 75% कुछ भी बोल सकते हो आप, उन्होंने अगर फेवर में वोट दिया तो ये माना जाएगा कि एसआर पास हो गया। तो 80 का 3/4 कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 60। तो 60 वोट अगर फेवर में होगा तो एसआर इज डीम्ड टू बी पास्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ऑल द 40 मेंबर ऑफ द टक्सिला ट्रेडर लिमिटेड है वैलिड वोटिंग राइट। 40 मेंबर हैं, उनके सबके पास वोटिंग राइट है। कुछ इमरजेंसी आई और डायरेक्टर ने एजीएम कॉल करना चाहते हैं शॉर्टर पीरियड की नोटिस देकर। देखो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अभी अपने किया है। एजीएम की शॉर्टर पीरियड की नोटिस तभी वैलिड होगी जब टोटल नंबर ऑफ मेंबर का कम से कम 95% मेंबर तैयार हो। तो टोटल मेंबर अपने कितने हैं, 40। तो 40 का निकालो बेटा 95%। तो ये जब 40 का 95% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 38, ये आएगा 38। तो इसलिए इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो एकदम इजी है उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहां पे लिखा है एटलीस्ट 38 मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, वो तैयार होंगे तो शॉर्टर पीरियड की नोटिस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी केप्ट एट। देखो दो सेक्शन है मिनट बुक का, सेक्शन नंबर 118 और 119। तो ये मीटिंग को जो मिनट बुक है मेंटेन करना कहाँ है, इंस्पेक्शन का लॉ, कॉपी लेने का लॉ 119 में है। तो ये सेक्शन नंबर 119 के बारे में इसमें लिखा है कि मिनट बुक कंपनी को कहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल आंसर है जो मिनट बुक होती है जनरल मीटिंग की वो मेंटेन होती है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर। देखिए रेड फ्लैग लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और इसके 12,500 मेंबर है, ये अपनी एजीएम करना चाहती है अशोका होटल में। ठीक है जी। डिस्पाइट स्वेंकी अरेंजमेंट मोस्ट ऑफ द मेंबर डिड नॉट टर्न अप एंड द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर। कोरम के बारे में बात हो रही है, सेक्शन नंबर 103 आपको मालूम है कोरम का लॉ। चलिए आगे अब लॉ क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। एज अ रिजल्ट मीटिंग वॉज एडजर्न, मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया। हाउ ड्यू टू हैवी बुकिंग शेड्यूल होटल अथॉरिटी कुड नॉट मेक अवेलेबल फॉर द एडजर्न मीटिंग सफिशिएंट स्पेस इन द सेम हॉल वेयर द मीटिंग वॉज ओरिजिनली कॉल्ड। मतलब जिस जहां पे ओरिजिनल मीटिंग हुई थी, जब एडजर्न मीटिंग है वो उस प्लेस पर नहीं हो पा रही है, ऐसा बोलना चाहते हैं। अलाउड टू कंडक्ट मीटिंग इन डिफरेंट हॉल ऑन डिफरेंट फ्लोर नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम, प्लीज एडवाइज। देखो अब इसमें 103 का पहले अपन लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं। 103 क्या बोलता है कि जब भी आप जनरल मीटिंग कॉल करते हैं उसके आधे घंटे के अंदर कोरम आ जाना चाहिए। अगर कोरम नहीं आ पाता तो मीटिंग एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन फिर वहां पे लिखा है और एनी द डे टाइम प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। मतलब बीओडी को पावर है कि वो एनी द डे टाइम प्लेस वो फिक्स कर सकता है। तो इस बेस पर जब हम आगे ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी देखो क्या लिखा है, as the same banquet hall is not available, meeting can be held at different place as the appropriate board में as BOD में decide। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लॉ में ऐसा साफ साफ प्रोविजन दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एजीएम ऑफ पावर लिमिटेड वॉज शेड्यूल ऑन 20 जनवरी। 20 जनवरी को एजीएम होने वाली है। मिस्टर अनंत शेल्डर ऑफ पावर लिमिटेड डिजायर टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म लॉज विद द कंपनी, ही रिक्वायर्ड टू पोस्ट नोटिस फॉर इंस्पेक्शन ऑन और बिफोर। देखो प्रॉक्सी के बारे में सेक्शन नंबर 105 है। 105 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म को देख सकता है। अगर एक मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म को देखना चाहता है तो लॉ क्या लिखा है, मीटिंग के कम से कम 3 दिन के पहले उसको कंपनी को एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करूंगा। अब एक प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने का भी टाइम लिमिट है कि मीटिंग चालू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग के कंक्लूड होने तक एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ये लॉ है पूरा। तो अब यहां पे किसके बारे में क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन के बारे में। तो अगर आपकी 20 जनवरी को अगर आपकी मीटिंग है तो आपको 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो 3 दिन पहले कितना हो गया, 17 तारीख। तो 17, 18, 19 तो अपने आप 3 दिन पहले हो गया। तो आंसर विल बी 17 जनवरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ट्रेडर लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें 556 मेंबर है, इंक्रीज फ्रॉम 451 मेंबर। पहले 451 थे, अभी हो गए 556 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। फॉर द फोर्थ कमिंग एजीएम
अगली जो आने वाली एजीएम है, एडवाइज द कंपनी वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टू इट्स मेंबर फैसिलिटी टू एक्सरसाइज वोट बाय ई वोटिंग। मतलब ई वोटिंग का लॉ है सेक्शन नंबर 108। अब ये पूरा पूरा एक ही बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो कंपनी का जो ई वोटिंग है वो कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दो कंपनियों को अपने मेंबर को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना कंपलसरी है। वो दो कंपनी कौन कौन सी है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, दूसरा ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसमें कम से कम 1000 मेंबर है। तो क्या इस कंपनी में 1000, ये साफ साफ बोल दिया अनलिस्टेड है, मतलब लिस्टेड तो आई नहीं, बात खत्म। और दूसरा, इस कंपनी के मेंबर केवल कितने हैं? 556, मतलब 1000 से कम है। तो इसका मतलब इसको ई वोटिंग की फैसिलिटी देना कंपलसरी नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर नंबर बी देखो, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेंबर फैसिलिटी टू एक्सरसाइज वोट बाय ई वोटिंग, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मेंबर 1000 से कम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर देखो, एजीएम ऑफ ऑल वेल लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 31 अगस्त को एजीएम हुआ। ठीक है जी। आगे, सपोज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग आफ्टर 2 days वेंट अब्रॉड। जो चेयरमैन था उस मीटिंग का वो बाहर चले गया अगले 31 दिनों के लिए। ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ द चेयरमैन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजीएम। एजीएम की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एज द report was required to be signed by 2 directors of the company, one of whom was additional director. Comment on the signing of the report of AGM. आपको यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो सेक्शन नंबर 121 एजीएम की रिपोर्ट का लॉ, सेक्शन नंबर 121 में जो आरओसी को फाइल करना पड़ता है, लॉ में ये प्रोविजन है कि या तो चेयरमैन साइन करेगा, और अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। उनमें से अगर एक एमडी है तो एमडी भी साइन करेगा प्लस सीएस साइन करेगा। ये 121 का लॉ है। अब यहां पर एडिशनल डायरेक्टर साइन करा हो तो गलत है। तो अब सही आंसर क्या है कि ये जो कंपनी करी हो तो गलत है। तो आप सीधा पढ़िए ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको लॉ बता दिया, उसके बेस पर आंसर देख लो। नो, साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है तो रिपोर्ट साइन करेंगे कोई भी 2 डायरेक्टर, उनमें से एक एमडी होना चाहिए, एंड देयर इज वन एंड सीएस। देखो एंड है, मतलब सीएस को भी साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद 30 नंबर पे आते हैं। एजीएम 25 मई को हुआ। अकॉर्डिंग टू द टिल व्हाट डेट कंपनी शुड सबमिट रिपोर्ट ऑफ द एजीएम टू द रजिस्ट्रार। एजीएम की रिपोर्ट अगेन सेक्शन नंबर 121 30 दिन में फाइल करनी पड़ती है। 30 दिन कैलकुलेट कर लो भाई। आपका 25 मई है, 31 माइनस 25, तो ये हो गए 6 दिन मई के, और प्लस 24 दिन और, क्योंकि 30 दिन का टाइम है तो 24 दिन और कर लो। तो जब आप 24 दिन करोगे तो आंसर क्या होगा? 24। तो आंसर इज 24 जून 2021। चलिए आगे आते हैं। 40 नंबर, कामेल लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2021 एज पर द कंपनीज एक्ट व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। जो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है ये दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 41। 2 क्लॉज 41 में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जब कोई कंपनी बनती है, उसके जिस ईयर में कंपनी बनी उसके जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके 31 मार्च तक कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। तो ये कंपनी कब बनी है? 3 जनवरी 21। तो 2021 में कंपनी बनी है, उसका अगला साल हो गया 2022। तो 2022 का 31 मार्च ये होता है कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर। तो आंसर आ गया 31 मार्च 2022। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द आरओसी में ग्रांट एक्सटेंशन बाय ब्लैंक फॉर होल्डिंग द एजीएम ऑफ द कंपनी फॉर स्पेशल रीजन। सेक्शन नंबर 96 में दिया हुआ है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। 96 में साफ साफ लिखा है कि एजीएम एक टाइम दिया हुआ है, 3 टाइम इट है, विच एवर इज अर्लियर वहां पर होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो आप आरओसी के पास जाइए। आरओसी स्पेशल रीजन से मैक्सिमम 3 महीने और एक्सटेंड कर सकता है। तो आंसर इज 3 मंथ। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितने महीने का गैप होगा? आंसर इज 15 मंथ। ये भी कहां दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 96। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट और आगे दिया हुआ है। हाँ जी, ये कंफ्यूजिंग है। देखो ये डी नंबर क्या लिखा है? 15 मंथ एज में बी एक्सटेंडेड बाय आरओसी टू 18 मंथ। तो ध्यान क्या रखना है आपको, अगर मान लो ये 3 ऑप्शन दिया रहता तो उस केस में आंसर आता 15 मंथ। लेकिन बेटर ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है ना तो आपको मालूम है कि 3 महीने आरओसी और बढ़ा सकता है। अगर आरओसी ने 3 महीने और बढ़ाया तो 15 महीने बढ़ के कितना हो जाएगा? 18 महीना। तो बेटर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। OPR Limited incorporated on 10 January 19, closed its financial statement on 31st March 2020. The first AGM of the member shall be held on or before. तो फर्स्ट AGM कब तक होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है
जब कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 9 महीने के अंदर, तो हमारी कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। इसमें आप 9 मंथ्स ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 31 दिसंबर 20। तो इसलिए आंसर खोल लो भाई, 31 दिसंबर 20। ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, स्विस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट हुई 2015 में। कंपनी वॉज अनेबल टू रनिंग बिजनेस प्रॉपरली, अप्स एंड डाउन्स हुआ, इट कुड नॉट होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम इन द ईयर ऑफ 2016। 2016 में कंपनी एजीएम नहीं कर पाई। आगे, द कंपनी इज प्लानिंग टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग द एजीएम फ्रॉम द आरओसी। तो सवाल है कि क्या कंपनी को फर्स्ट एजीएम की टाइम लिमिट को बढ़ाने का अधिकार है क्या? द आंसर इज नो। जो फर्स्ट एजीएम होती है उसको कंपनी बढ़ा नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा? दे विल नॉट गेट एनी एक्सटेंशन, क्योंकि फर्स्ट एजीएम को टाइम लिमिट बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। सेक्शन नंबर 96 में बात लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 2014 में। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है नोएडा में, ठीक है जी। कंपनी वांट्स टू कॉल फोर्थ एजीएम इन मुंबई। रजिस्टर्ड ऑफिस है नोएडा में और मुंबई में आप अपने एजीएम कॉल करना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो लॉ बोलता है कि जो एजीएम है वो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या उसी सिटी टाउन प्लेस जहाँ पे उसी सिटी टाउन विलेज में जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे होगी। एक कंपनी ऐसी है जिनको ये बोला गया कि आप इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हो, वो है अनलिस्टेड कंपनी। तो अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है और वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर इंडिया में किसी और प्लेस में करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए 100% लोग की रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है बेटा कि सोया लिमिटेड बस लिखा है, ये लिस्टेड है अनलिस्टेड है कुछ लिखा नहीं है। और अब एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला तो क्या बोलिया? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरे में बोला पॉसिबल अगर 50% तैयार हो। तीसरे में बोला 50% अगर 75 मेंबर तैयार है। चौथे में बोला 75 पॉसिबल है अगर 100% मेंबर तैयार है। तो यहाँ पर हमको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, और जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेगा तो बेटर है, और कुछ नहीं बोलेगा तो बेटर हो कि आप ये एज्यूम करो कि अनलिस्टेड कंपनी है। तो सोया लिमिटेड को अनलिस्टेड कंपनी मानते हुए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगर 100% मेंबर तैयार है तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी कहीं और पे रख सकते हो। नेक्स्ट, ईजीएम में बी कन्वेंड बाय, मतलब जो एक्सटर्नल जनरल मीटिंग होती है वो कौन बुला सकता है? तो बीओडी तो कॉल करता ही है, ये भी सही है। रिक्विजनेस आपको मालूम है सेक्शन नंबर 100 में रिक्विजनेस को पावर है कि वो लोग कंपनी को अप्लाई करेंगे तो बीओडी को मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल के बाद 2 सेक्शन है। सेक्शन 97 में एजीएम कॉल करता है, 98 में एजीएम कॉल करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। इजी है। नेक्स्ट 21, द बीओडी ऑफ गामा लिमिटेड डिड नॉट कॉल EGM within 21 days on the receipt of requisition of member, then requisitives may themselves call a meeting within a period of blank. एक बार लॉ बात कर लेते हैं। सेक्शन 100 ये बोलता है कि अगर वैलिड इक्वेशन जमा हुआ तो उस केस में बीओडी को 21 डेज के अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा, डेट ऑफ रिसीट और नोटिस रिक्वेशन के उसी डेट के 45 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा। और अगर बीओडी डिफॉल्ट करता है तो रिक्वेजनेस खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। तो आंसर विल बी 3 मंथ। नेक्स्ट 22, Mr. N is CS of Mayo Private Limited. For calling the company's AGM, Mr. N issued a notice of that meeting before establishment period of time. Draft notice is ready with him. However, he is confused on the agenda items for which he has to attach expenditure statement to the notice. Please help him understand which agenda items need expenditure statement. देखो जी, सेक्शन नंबर 102 पहले समझिएगा। 102 क्या है? सेक्शन 102 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट करी है मीटिंग में तो आपको उस मीटिंग की जब नोटिस भेजोगे उस नोटिस के साथ आपको ईएस लगाना पड़ेगा। अब ये एक्सपेंट मतलब बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? एजीएम का अड्डा। अभी मतलब एजीएम में आप 4 काम करोगे तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। वो 4 काम क्या है? पहला है एनुअल अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट, बीओडी रिपोर्ट को मीटिंग में अप्रूवल देना, अड्डा, ठीक है। ये अपना एक रिमाइंडर टेक्निक है। डी फॉर अगर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है।
इसके बाद रिटायरिंग डायरेक्टर के बदले किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना, रैम और ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसका रेमिशन फिक्स करना, ये 4 काम ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसके लिए आपको एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट नहीं देना है, बाकी सब काम के लिए देना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंसेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ये तो फिक्सिंग ऑफ ऑडिटर रेमिशन, फिक्सिंग रेमिशन ऑफ मैनेजर और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये जो 3 है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसको ईएस में नहीं देना पड़ता, ईएस नहीं देना पड़ेगा, ईएस आपको यहां पे देना पड़ेगा क्योंकि मैनेजर वाला जो पॉइंट है ना, ये मैनेजर को एमिशन करना है, स्पेशल बिजनेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजीएम में आपको बोला है कि कौन सा स्पेशल बिजनेस है, अभी जो अपन ने डिस्कस किया। देखो भाई, ये तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, डिविडेंड है ना, रेमिशन ऑफ ऑडिटर ऑर्डिनरी बिजनेस है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है, रेगुलराइजिंग द डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट ये जो है ये होगा अपना स्पेशल बिजनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाइड इंफ्रा लिमिटेड इज अ कंपनी विथ 1350 मेंबर। कंपनी की एजीएम बुलाई गई 15 नवंबर को है, 11 बजे एजीएम है कंपनी की। ऑन द डे ऑफ मीटिंग 3 मेंबर आर प्रेजेंट एट 10:45। ओके, व्हाट नंबर ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कोरम। ये कोरम का लॉ है, मतलब 103, कोरम इज 103। तो 103 में कोरम कितने का होना चाहिए, तो कोरम में लॉ में 3 लिमिट है, 5, 15 और 30। लॉ में प्रोविजन क्या दिया है कि अगर एक कंपनी में कम अप टू 1000 मेंबर है तो कोरम विल बी 5 मेंबर, 1000 से ज्यादा अप टू 5000 है तो 15 का, और 5000 से ज्यादा होगा तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेसिडेंट का कोरम होगा। इस कंपनी में 1350 मेंबर है तो कोरम कितने का होना चाहिए, 15 का। अच्छा जी, अब लॉ में लिखा है कि कोरम मीटिंग जो टाइम फिक्स किया उसके आधे घंटे के अंदर आना चाहिए। तो टाइम क्या फिक्स हुआ है मीटिंग का, 11 बजे, तो 11 से आधा घंटा जोड़ लो आप। मीटिंग का जो शेड्यूल है वो 11 AM है ना, और आपको बोला है कि जस्ट अ मिनट, ये 11 AM मीटिंग का टाइम है। तो यहां पे लॉ में जो प्रोविजन है वो है आधे घंटे तक वेट किया जाएगा। अभी तक कंपनी के मेंबर कितने हैं, 3 मेंबर है, तो 11:30 तक ये 3 मेंबर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 12 लोग और आने चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल 12 मेंबर अगर 11:30 तक आएंगे तो देयर विल बी कोरम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, members of Matrix Limited requested a calling of EGM to consider some urgent matter. The same was called by company. EGM मेंबर ने रिक्वेशन किया और कंपनी मीटिंग कॉल करिए। मीटिंग 31 अगस्त को शेड्यूल्ड है, हाउएवर रिक्वायर्ड कोरम वाज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि रिक्वेस्ट ने मीटिंग कॉल किया लेकिन कोरम नहीं हो पाया, तो उस मीटिंग का क्या होगा। तो देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं, एक तो अगर बीओडी मीटिंग कॉल करती है और कोरम नहीं आता तो मीटिंग एडजर्न होती है, पर अगर रिक्वेस्ट मीटिंग कॉल करते हैं और उसमें कोरम नहीं होता तो मीटिंग शैल बी कैंसल्ड। ये 103 सेक्शन नंबर 103 के लॉ में लिखा है, तो आंसर होगा द मीटिंग शैल बी कैंसल्ड। चलिए नेक्स्ट 26 देखिए, द एजीएम तिरुपति लिमिटेड वाज शेड्यूल ऑन 28 दिसंबर 2017। ये एजीएम होने वाली है। अनंत जो कि शेड्यूलर है वो इंस्पेक्शन चाहता है। ओके, द नोटिस फॉर इंस्पेक्शन शुड बी गिवन एटलीस्ट ब्लैंक डेज बिफोर द मीटिंग। सिंपल है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो भी प्रॉक्सी फॉर्म को अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है सेक्शन में 105 में, तो उसको 3 दिन के पहले नोटिस देना पड़ेगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं 27, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। देखो जी, सेक्शन नंबर 115 स्पेशल नोटिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्पेशल नोटिस के बारे में लॉ क्या है कि मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है, कौन से मैटर पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टोटल 4 मैटर एक्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 140 के 2 मैटर है और 169 के 2 मैटर है। ऑडिटर का 140 और डायरेक्टर का 169, ये 4 मैटर पे मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। और अगर एक कंपनी ने अपने आर्टिकल में कोई और मैटर प्रोवाइड किया है तो उस मैटर पे भी आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एज एन ऑडिटर। तो सेक्शन 140 में मैटर है, अगर एक मेंबर रिटायरिंग ऑडिटर के बदले किसी और को अपॉइंट करना चाहता है तो स्पेशल नोटिस दे सकता है, और डायरेक्टर को उसकी टर्म से पहले हटाना ये 169 में दिया हुआ है। तो ये दोनों मैटर के लिए मेंबर स्पेशल नोटिस दे सकता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एजीएम में बी हेल्ड ऑन। ये सेक्शन नंबर 96 के बारे में क्वेश्चन आ गया। जो एजीएम है वो कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, तो आंसर है नेशनल हॉलीडे के अलावा बाकी कोई भी दिन एजीएम कर सकते हैं, तो एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। सिंपल, ध्यान रखना भाई, पब्लिक हॉलीडे नहीं है आंसर ना, क्या आएगा, नेशनल हॉलीडे। चलिए नेक्स्ट, द रिक्वेस्ट टू कॉल ईजीएम may be given by the BOD by the member holding not less than blank of the paid up capital carrying voting right.
ये बात कर रहा है कि अगर ईजीएम कॉल करना चाहते हैं तो कम से कम कितने मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो ईजीएम कॉल करना पड़ेगा बीओडी को। तो आंसर है इसका 110। ये बात दी हुई है सेक्शन नंबर 100 में। रिक्वेजिशन के ऊपर लॉ है कि 1/10 वाले मेंबर अगर रिक्वेशन भेजेंगे तो बीओडी को ईजीएम कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी कैन कॉल ईजीएम बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज। ये बात क्या कर रहा है, अदर देन सेक्शन 8 कंपनी है, जो सेक्शन 8 कंपनी है उनको अपने मेंबर को नोटिस देनी पड़ती है जनरल मीटिंग की एटलीस्ट 14 क्लियर डेज। नॉर्मल कंपनी के लिए 21 डेज, सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 क्लियर डेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ईजीएम में बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर पीरियड नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन बाय। सेक्शन 101 की बात है। अगर शॉर्टर पीरियड की नोटिस अगर ईजीएम है तो ईजीएम में शॉर्टर पीरियड की नोटिस के लिए दो लॉ है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर ईजीएम एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी शॉर्टर पीरियड की नोटिस बुलाना चाहती है तो वहां पे कंसेंट लेना पड़ेगा मेजोरिटी इन नंबर रिप्रेजेंटिंग 95% ऑफ कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मेजोरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज सेंड बाय पोस्ट, इट इज प्रेज्यूम टू रिसीव्ड बाय द मेंबर। यहां पे सेक्शन नंबर 20 में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर जनरल मीटिंग की नोटिस पोस्ट करता है तो ये मान लिया जाता है कि 48 घंटे के बाद सारे मेंबर को नोटिस मिल गया। तो 48 आवर्स के बाद में ये डीम टू हैव सर्व्ड आएगा। आगे बढ़ते हैं। अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, दो कोरम इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनी का कोरम होता है 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी एग्जाम में आ गया ना 2 मेंबर केवल और एक आ गया 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जिसमें एग्जैक्ट 5000 मेंबर है तो कोरम क्या होगा, तो भाई ध्यान रखना अप टू 1000 है तो 5 का, 1000 से ज्यादा और अप टू 5000 है तो 15 का। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। अच्छा जी, ये कोरम का लो तो आपको मालूम है सेक्शन नंबर 103 बहुत टाइम से आ रहा है क्वेश्चन। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, ये क्या क्या क्वेश्चन है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। तो यहां पे लॉ में एक प्रोविजन है, जब आप एक्ट प्लस रूल पढ़ोगे तो उसमें एक प्रोविजन है कि एक पर्सन मैक्सिमम 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। एट द सेम टाइम जो मेंबर उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करें उनके पास 10% से ज्यादा का वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन खोज लो, ऑप्शन डी दिख रहा है, मैक्सिमम 50 मेंबर हैविंग एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ अप टू 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ पब्लिक कंपनी प्रोवाइड दैट मेंबर मस्ट डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर द मीटिंग। बाय व्हेन मेंबर कैन डिपॉजिट इज प्रॉक्सी फॉर्म। चलिए ये प्रॉक्सी फॉर्म जमा करने की बात कर रहे हैं। पहले लॉ समझ लो, सेक्शन नंबर 105 प्रॉक्सी का है। लॉ में लिखा है कि प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे के पहले जमा होना चाहिए। अगर एक कंपनी ने आर्टिकल में 48 घंटे से ज्यादा लिखा तो ये मान लिया जाएगा जैसे कि 48 आवर्स लिखा है, मतलब वो वॉइड है कुल मिला के। हाउएवर अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर शॉर्टर पीरियड, आप कम बता सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने 72 घंटे लिखे हैं तो ये माना जाएगा जैसे कि 48 घंटे पहले जो प्रॉक्सी फॉर्म आएगा उसको भी कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस मेंबर कैन इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म ड्यूरिंग। हाँ जी, इंस्पेक्शन के बारे में लॉ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट कब होगा, मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले से लेके मीटिंग के कंक्लूड होने तक, इस पूरे पीरियड में ड्यूरिंग बिजनेस आवर उसमें प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बिगिनिंग 24 आवर बिफोर द मीटिंग, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक और लिखा है बिगिनिंग 24 बिफोर द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, ये गलत है। तो आंसर क्या आएगा 24 आवर बिफोर द मीटिंग। यहां से प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन चालू कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इफ अ मेंबर इज नॉट पेड इज कॉल कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट इज वोटिंग राइट। ये सेक्शन में 106 समझिए क्या है। 106 में लिखा है कि कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल में 2 ग्राउंड लिखकर मेंबर को वोट देने से रोक सकती है। वो 2 ग्राउंड क्या है, पहला अगर मेंबर ने कॉल मनी पे नहीं किया या अदर सम पेबल ऑन द कॉल जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, और दूसरा इफ द कंपनी हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीड। ये 2 ग्राउंड पर आर्टिकल में लिखकर आप वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो पहला क्या बोला, ओआर पास करके, एसआर पास करके,
आर्टिकल में ऑथराइज करके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल में ऑथराइज करना पड़ेगा तब वोटिंग राइट को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेंबर फैसिलिटी टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो जी, सेक्शन नंबर 108 है ई वोटिंग के बारे में। दो ऐसी कंपनी जिनको अपने मेंबर को कंपलसरी ई वोटिंग का सुविधा देना पड़ेगा। पहला ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी हो। अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट किया हो। प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट किया होगा तो लिस्टेड कंपनी नहीं होगा, डिबेंचर को लिस्ट करोगे तो लिस्टेड कंपनी नहीं होगा, इक्विटी शेयर को लिस्ट किया हो पहला। और दूसरी ऐसी कंपनियां अनलिस्टेड कंपनी जिसमें कम से कम 1000 मेंबर है, ये दो कंपनी को ये सुविधा देना कंपलसरी है। हाँ जी बेटा, पढ़ते हैं पहले क्या बोला। बी लिमिटेड जिसका इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर आर लिस्टेड। अच्छा, अपने को क्या पूछ रहा है, कौन सी कंपनी को ई वोटिंग की सुविधा नहीं देना है? तो बी लिमिटेड ने तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस दोनों लिस्ट किए ना, तो इक्विटी लिस्ट हो गया, मतलब इनको सुविधा देना पड़ेगा, ये हमारा आंसर नहीं है। ए लिमिटेड जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है, इसको भी देना पड़ेगा। सी लिमिटेड जिसके प्रेफरेंस शेयर, द कंपनी इज हैविंग बोथ, कंपनी की इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, लेकिन इसने लिस्ट केवल क्या किया, प्रेफरेंस शेयर, तो केवल प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट करोगे तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, और लिस्टेड कंपनी ने मतलब आपको ये सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चौथा देख लो, डी कंपनी जिसने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को लिस्ट करके रखा है, तो ये तो लिस्टेड कंपनी होगी, इक्विटी लिस्टेड है मतलब लिस्टेड होगी। चलिए 40 नंबर, द रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी शैल बी केप्ट ओपन फॉर मिनिमम 3 डेज। जो ई वोटिंग होता है ना, उसमें कंपनी अपने मेंबर को ऑप्शन देती है कि आप घर बैठ के वोट दे सकते हो ई वोटिंग, और वो जो टाइम दिया जाएगा रिमोट ई वोटिंग के लिए वो कम से कम 3 दिन का होगा, आप ज्यादा कभी दे सकते हैं, तो आंसर इज 3 डेज। रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी शैल कंक्लूड, अब यहां पर भी 108 का लॉ है पूरा, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 10 अप्रैल को अपनी जनरल मीटिंग कॉल करी है, तो वहां पे लॉ में लिखा है कि उसके एक दिन पहले हो गया, मतलब 9 अप्रैल को शाम को 5 बजे तक आपको रिमोट ई वोटिंग जो है वो कंक्लूड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ये वही पूछ रहा है कब कंक्लूड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 5 PM 1 डे बिफोर द मीटिंग। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ई वोटिंग स्क्रूटाइजर शैल रिपोर्ट टू द चेयरमैन विद इन ब्लैंक डेज, विद इन 3 डेज। ये सिंपल आंसर है, मतलब जो भी ई वोटिंग होता है उसमें जो चेयरमैन होता है वो एक या एक से ज़्यादा स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करता है, और वो जो स्क्रूटनाइजर है वो पूरी रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देता है। जब ई वोटिंग कंप्लीट हुआ उसके, जब आपकी मीटिंग कंक्लूड हुआ उसके 3 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ मेंबर हु हैज वोटेड इन रिमोट ई वोटिंग। हाँ जी, इसके बारे में लॉ क्या दिखा है सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कंपनी के मेंबर है, आपने रिमोट ई वोटिंग मतलब घर से वोट दे दिए। अब कंपनी तो जनरल मीटिंग भी बुलाती है, तो क्या जनरल मीटिंग में आप जा सकते हो? आंसर इज यस, आप जनरल मीटिंग में जा सकते हो। जनरल मीटिंग के कोरम में आपको काउंट भी किया जाएगा, लेकिन आप दोबारा वोट नहीं दे पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी वोट दे चुके हो। तो इसमें देख लो क्या लिखा है, पहला कैन नॉट अटेंड जनरल मीटिंग गलत है, कैन अटेंड मीटिंग बट विल नॉट बी काउंटेड इन कोरम, ये भी गलत है। अटेंड मीटिंग ऑल्सो बी काउंटेड फॉर कोरम बट कैन नॉट वोट, बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरा क्या बोला, अटेंड वोट और प्रीवियस वोट रिवोक हो जाएगा, गलत है जी। पहले का जो वोट है वही वैलिड होगा जो रिमोट वोटिंग किया है, वोट नहीं दे पाएगा, मीटिंग में आएगा और कोरम में भी काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पोल में बी डिमांडेड बाय। तो पोल के बारे में सेक्शन नंबर 109 है। हमारे दो सेक्शन होते हैं, 107 शो ऑफ हैंड का होता है और पोल का होता है 109। तो जो पोलिंग होता है वो कौन कराता है? तो चेयरमैन अपनी मर्जी से करा सकता है, लेकिन अगर कंपनी के 1/10 ऑफ मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पोलिंग कराओ तो उस केस में पोलिंग होगी। या फिर अगर ऐसे मेंबर जिनके पास 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है वो चेयरमैन को बोलेंगे पोलिंग कराओ, तो पोलिंग करानी पड़ेगी। तो ये आपको ये बोला है कि कितने लोग डिमांड करेंगे। पहला बोला मेंबर जिसके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऐसे मेंबर जिसके पास 5 लाख का पेड अप कैपिटल है, ये भी सही है। तो आइदर ए और बी, मतलब या तो 1/10 हो और या फिर 5 लाख का पेड अप कैपिटल है, ये दोनों में कोई भी कंडीशन पूरा हो गया तो पोलिंग होगी। चौथे में देखो क्या लिखा है, एंड वर्ड है, तो ये एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये जो और वर्ड है इसकी वजह से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ। हाँ जी, पहले इसका 109 का लॉ पढ़ते हैं।
अगर पोल की डिमांड होती है तो चेयरमैन जब चाहे तब पोल करवा सकता है, लेकिन दो मैटर ऐसे जिसके लिए तुरंत करवाना पड़ेगा। जैसे ही पोल की डिमांड हुई तो पोलिंग तुरंत करना पड़ेगा। वो दो मैटर है, पॉइंट नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और दूसरा एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। ये दो मैटर ऐसे हैं जिसके लिए जैसी पोलिंग होगी तो फोर्थ पोलिंग होनी चाहिए, और बाकी जो मैटर है वो चेयरमैन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो 48 घंटे के अंदर ही उसको भी बाकी मैटर के लिए भी पोलिंग कराना पड़ेगा। तो फोर्थ में आंसर क्या आएगा, देखो भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, स्क्रूटाइजर शैल बी अपॉइंटेड बाय चेयरमैन। जो भी पोलिंग होता है ना उसमें जो स्क्रूटाइजर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमेशा चेयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्टल बैलेट। देखो जी, पोस्टल बैलेट का लॉट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 110। 110 लिखा है कि जो भी कंपनियां जो 10 मैटर लॉ में दिए हुए हैं, अगर कोई कंपनी 10 में से कोई भी एक काम करेगी तो वो रिजोल्यूशन उसको कंपलसरी पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। लेकिन दो ऐसी कंपनियां जिनको पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन उसी के बारे में। पहला 1% कंपनी, वो एग्जम्प्टेड है। दूसरा ऐसी सारी कंपनी जिसमें अप टू 200 मेंबर है, तो 200 मेंबर तक वाली जो कंपनियां उनको पोस्टल बैलेट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला ओपीसी, तो ओपीसी तो एग्जम्प्ट है, बिल्कुल सही है। प्राइवेट कंपनी जिसमें 150 मेंबर है, ये भी सही है, 200 मेंबर तक कंपनी एग्जम्प्टेड है। पब्लिक कंपनी जिसमें 200 मेंबर है, ये भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि कोई भी कंपनी जिसमें 200 मेंबर तक होंगे वो एग्जम्प्टेड है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डिड नॉट बी पास बाय पोस्टल बैलेट। सेंटर को मैंने नोटिफिकेशन निकाल के 10 मैटर बताए जो पोस्टल बैलेट से ही पास होंगे, बाकी जो दूसरे मैटर है उनको पोस्टल बैलेट से पास करने की जरूरत नहीं है। आइए एक बार पढ़ो। इशू ऑफ शेयर विद डीवीआर, ये तो पोस्टल बैलेट से होता है। बाय बैक ऑफ शेयर, ये भी पोस्टल बैलेट से होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज कल्टेशन, ये भी पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, डी। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट, वर्ड है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज। देखो जी, अगर यहाँ पे जब आप सेक्शन पढ़ोगे ना, सेक्शन नंबर 12, इसमें लिखा है कि अगर कोई कंपनी एक सिटी के अंदर अगर रिजोल्यूशन शिफ्ट करना चाहती है, उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, तो पोस्टल बैलेट तो जनरल मीटिंग के बारे में है और ये तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो रहा है, तो इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ रिक्वेशन इन राइटिंग अंडर सेक्शन 111 के बारे में क्वेश्चन है। नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन विच द मेंबर इंटेंड टू मूव शैल बी गिवन बाय द कंपनी एटलीस्ट ब्लैंक बिफोर द मीटिंग। देखो इसमें सेक्शन 111 मेंबर का बेसिकली एक राइट है। इस एक्ट ने 111 ने मेंबर को 2 राइट दिए। अगर एक मेंबर कंपनी की मीटिंग में अपने कुछ रिजोल्यूशन रखना चाहता है तो रख सकता है। उसके लिए उसको मीटिंग से 6 वीक के पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। और दूसरा राइट है, अगर मेंबर के ऊपर कोई मैटर जो कंपनी ने डिसाइड किया है, जो एजेंडा है, उसके ऊपर आप कोई चाहते हो कि स्टेटमेंट बना के बाकी मेंबर को सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 वीक के पहले आपको स्टेटमेंट बना के कंपनी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं करवा रहे हो, आप कोई रिजोल्यूशन पास करवाना चाह रहे हो, तो रिजोल्यूशन पास करने के लिए आपको 6 वीक बिफोर मीटिंग आपका जो रिजोल्यूशन है वो कंपनी को जमा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 नीड टू बी गिवन बाय मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन। जो सेक्शन 115 ये हमने पहले बात किया था, जिसमें स्पेशल नोटिस की बात होती है। तो ऐसे मेंबर जिनके पास या तो टोटल वोटिंग पावर का 1% हो मिनिमम, या जिनके पास कम से कम 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, वो लोग कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, क्योंकि पेड अप कैपिटल तो यहाँ पे दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नोटिस मस्ट बी गिवन बाय मेंबर एटलीस्ट ब्लैंक डेज बिफोर द मीटिंग एंड द कंपनी नीड टू बी सर्कुलेट टू ऑल द मेंबर एटलीस्ट ब्लैंक डेज बिफोर द मीटिंग। देखो यहाँ पे लॉ क्या है, अगर मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस देगा ना, तो उस केस में जो कंपनी का मेंबर है वो कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजता है मीटिंग के 14 दिन के पहले। फिर जब कंपनी को स्पेशल नोटिस मिलती है तो वो कंपनी बाकी सारे मेंबर को मीटिंग के कम से कम 7 दिन के पहले बताएगी। तो आंसर क्या आएगा, 14 और 7। तो ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 52 नंबर। नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज सेंट ऑन 1 अप्रैल टू पास अ रिजोल्यूशन फॉर इशूइंग बोनस शेयर। 30 अप्रैल को मीटिंग होने वाली थी
लेकिन ये मीटिंग एडजर्न हो गई 7 मई को और फिर एडजर्न हो गई 20 मई को। मतलब कुल मिला के ओरिजिनल मीटिंग हुई आपकी 30 अप्रैल को, एडजर्न होके 7 मई को गई, 7 मई को और एडजर्न होके कितने हो गई, 20 मई तक पहुंच गई। वहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ। तो आपको बोला है कि बताइए किस दिन माना जाएगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ। यहां पे हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 116 एप्लीकेबल होता है। वो ये बोलता है कि अगर कोई रिजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में पास हुआ तो जिस दिन वो पास हुआ उसी दिन उसे पास हुआ माना जाएगा। तो ये जो रिजोल्यूशन है फाइनली कब पास हुआ, ये फाइनली पास हुआ 30 मई को। तो ये रिजोल्यूशन 30 मई को ही पास हुआ, सॉरी 30 मई को ही पास, 20 मई सॉरी 20 मई को ये रिजोल्यूशन पास हुआ मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A copy of SR is required to be filed with ROC in form number blank within form blank days. सेक्शन नंबर 117 में लिखा है कि एक लिस्ट दी है सर्टेन रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट की, और लॉ में लिखा है कि ये जो रिजोल्यूशन है, जब भी कंपनी रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट बनाएगी उसके 30 दिन के अंदर MGT 14 ROC को फाइल करना पड़ेगा। 117 का पहला ही नाम SR है, तो आप जितनी बार SR पास करोगे हर SR की कॉपी ROC को 30 दिन में फाइल करना पड़ेगा, और फॉर्म नंबर MGT 14। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। मिनट ऑफ एवरी मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड विद इन ब्लैंक डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। सेक्शन नंबर 118 जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब आपकी मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 30 दिन के अंदर आपको मिनट बुक में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी साइंड बाय, अगेन ये भी 118 प्लस जब आप रूल पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि बोर्ड मीटिंग के मिनट को कौन साइन करेगा। बोर्ड मीटिंग के मिनट को या तो उसी मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा या फिर नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगी, सक्सेडिंग बोर्ड मीटिंग होगी, उसका चेयरमैन भी साइन कर सकता है। दोनों ऑप्शन है, तो पढ़ लो भाई क्या लिखा है। चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग सही है, चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सेडिंग मीटिंग ये भी कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा, आइदर ए और बी। नेक्स्ट पॉइंट, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग डाइज, ये जनरल मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जनरल मीटिंग के चेयरमैन की डेथ हो गई है तो बोला कि मिनट को कौन साइन करेगा, तो इसका भी लॉ क्या लिखा है, जनरल मीटिंग के चेयरमैन को साइन भी 30 दिन में करना पड़ता है, ये लॉ में लिखा हुआ है। साइन कौन करेगा, या तो उसी मीटिंग का चेयरमैन, पर अगर उस मीटिंग के चेयरमैन की डेथ हो गई या ही इज अनेबल टू साइन द मिनट, देन इट विल बी साइंड बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो सेलेक्ट कर लो भी ऑप्शन, डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, ये इसका आंसर आ गया। आखिरी 3 MCQ, द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी प्रिजर्व, मतलब जो जनरल मीटिंग का मिनट होता है वो कितने समय तक संभाल के रखना पड़ेगा, तो आंसर इज परमानेंटली, जब तक मरते दम तक, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक ये मिनट को आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर कॉपी ऑफ मिनट बुक शैल बी फर्निश्ड टू द मेंबर विद इन ब्लैंक डेज। सेक्शन नंबर 119 में मिनट बुक को कहाँ रखना पड़ता है, इंस्पेक्शन का लॉ, मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लिखा हुआ है। और कॉपी अगर मेंबर डिमांड करते हैं, फीस जमा करते हैं, तो कंपनी को 7 दिनों के अंदर उसको कॉपी अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया विद इन 7 डेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एजीएम 25 जून को हुआ और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट टिल व्हाट डेट कंपनी शुड सबमिट रिपोर्ट ऑफ एजीएम। देखो सबमिट रिपोर्ट के बारे में सेक्शन 121 है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो 30 दिन में करना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट कर लो, 30 में से 25 दिन माइनस कर तो ये हो गया 5 दिन, और प्लस 25 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 30 दिन। तो आंसर क्या हो गया, 25 जुलाई। तो 25 जुलाई तक आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये पूरे MCQs हम लोग ने करीब 59 MCQ डिस्कस किया और विथ रिवीजन डिस्कस किया। ओवरऑल मैंने कौन से बताया जिससे रिलेटेड है। अब ये जनरल मीटिंग का जो अगला एक वीडियो में डालूंगा जिसमें जो केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोग को भी बताइए। हम लोग बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन इसमें टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू।